हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। डूंगरपुर के शास्त्री कॉलोनी स्थित राज नोबल्स डिग्री कॉलेज में आज अल्पसंख्यक मामलात विभाग डूंगरपुर द्वारा मुख्यमंत्री के मिशन 2030 योजनांतर्गत विभिन्न योजना एवं भावी योजना के क्रियान्वयन हेतु जिले के अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन एवं पारसी के प्रबुद्धजन, समाज सेवी, युवा प्रतिनिधि, मदरसा सदर व सचिव एवं कार्यालय स्टाफ इत्यादि की उपस्थिति में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में डूंगरपुर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी रमेश चंद्र जोशी ने विभाग की विभिन्न योजनाओं पर प्रकाश डाला तथा प्रबुद्धजनों एवं समाज सेवी से अपेक्षित सकारात्मक सुझाव प्राप्त किए। साथ ही सुझाव की क्रियान्विति हेतु सुझाव राज्य सरकार को प्रेषित करने की कार्यवाही की गई। इससे पूर्व सूर्य सिंह चौहान, आबिद अहमद, आसिफ जावेद खान, मोहम्मद तारिक एवं मोहम्मद आरिफ गौरी द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया। इस अवसर पर हाजी अब्दुल लतीफ, इम्तियाज अहमद, संजय डोडियार, मोहम्मद अनीस, जाहिद हुसैन मलिक, अब्दुल रहमान, योगेश कोटिया, मस्तुक मलिक, मुस्तफा हुसैन, शकील अहमद, अनिस अहमद, इकबाल लखारा, राजू भाई शेख, अब्बास मोहम्मद, कासम लखारा, अजीज मोहम्मद, मेहरुन्निसा एवं मोहम्मद जहीन मेवाफरोश ने अपना अमूल्य समय देकर बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। बैठक में आवश्यक सहयोग संस्था निदेशक कलमेंद्र सिंह आहाड़ा ने दिया तथा आभार विनोद कुमार परमार ने व्यक्त किया। मैं एकता समाचार न्यूज़ चैनल को हृदय से बधाई और धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे छोटे से निमंत्रण पर आकर हमारे इस बैठक का कवरेज किया। आज की जो बैठक है वो राजस्थान सरकार की जो महत्वपूर्ण योजना है मिशन 2030, इसके तहत प्रत्येक कार्यालय और प्रत्येक विभाग की तरफ से अपने अपने विभाग के जो लाभार्थी हैं और इस विभाग की योजनाओं में जो भाग ले सकते हैं, ऐसे महानुभावों को बुलाकर आमंत्रित करके मिशन 2030 के संबंध में उनके सुझावों को आमंत्रित करना था। तो मैं आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि हमारे छोटे से निमंत्रण पर, एक छोटे से औपचारिक निमंत्रण पर आप सभी हमारे डूंगरपुर के सभी ब्लॉकों से प्रतिनिधित्व आज की इस बैठक में आप लोगों ने किया और अल्पसंख्यक कल्याण वर्ग में जितने वर्ग आते हैं उसके अनुपात में लोग यहाँ पर पधारे और उन्होंने अपने सुझाव प्रस्तुत किए। अब सुझावों के संबंध में मैं बताऊं तो सबसे पहले हमने अल्पसंख्यक कल्याण मामलात विभाग में जितनी योजनाएं हैं उन योजनाओं के संबंध में हमने विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की और एक एक योजना के पश्चात हमने उनके सुझाव आमंत्रित किए। तो विशेष करके यहाँ पर जो सुझाव हमें प्राप्त हुए हैं वे छात्रवृत्ति के संबंध में, मदरसा शिक्षा के संबंध में, ऋण योजना है उसके संबंध में और 15 सूत्री जो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री के उसके संबंध में, तथा जो माइनॉरिटी पॉकेट्स हैं उन पॉकेट्स में जो सुविधाएं दी जा सकती हैं और उन सुविधाओं के माध्यम से 2030 तक किस तरीके से उसको इस अल्पसंख्यक कल्याण विभाग है उसके महत्वाकांक्षी मिशन को वहां तक पहुंचाया जाए, अंजाम तक, उसके संबंध में सुझाव प्राप्त हुए। तो महत्वपूर्ण सुझाव यदि मैं कहना चाहूँ तो जो प्राप्त हुए हैं छात्रवृत्ति के संबंध में, तो छात्रवृत्ति के संबंध में एक स्वर में हमारे सदन में आवाज़ आई कि छात्रवृत्ति उसी तर्ज पे मिलनी चाहिए जिस तर्ज पे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वर्गों को जो छात्रवृत्तियाँ मिल रही है और उनकी जो योग्यताएं और जो क्राइटेरिया निर्धारित किया गया वही क्राइटेरिया अल्पसंख्यक कल्याण वर्ग की छात्रवृत्ति में होना चाहिए। और छात्रवृत्ति के आवेदन जो किए जाते हैं, जितने आवेदन किए जाते हैं उन सभी आवेदनकर्ताओं को छात्रवृत्ति समय पर प्राप्त होनी चाहिए। और ऋण के बारे में जो सुझाव प्राप्त हुए उसके संबंध में ये प्राप्त हुए कि जो क्रेडिट लाइन 1 और क्रेडिट लाइन 2 है
उसमें जो आय सीमा निर्धारित की गई है, जैसे क्रेडिट लाइन 2 में तो ये बताया गया कि 8 लाख तक की सीमा सफिशिएंट है, लेकिन क्रेडिट लाइन 1 की सीमा को जो शहरी क्षेत्र की और ग्रामीण क्षेत्र की बहुत ही न्यून कर रखी है, उसको 5 लाख तक बढ़ाई जाए। ये हमारे यहाँ पर उपस्थित समस्त सदस्यों में से ये सुझाव उभर कर सामने आए। और उस संबंध में जो ऋण के संबंध में उनका जो दूसरा सुझाव था कि जो गवाह हम लिए जाते हैं, तो गरीब वर्ग है जो ऋण लेने के लिए आता है उसको गवाह मिल नहीं पाता है। गारंटर जिस प्रकार से निर्धारित कर रखे हैं उस श्रेणी के गारंटर नहीं मिल पाते हैं। जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय गारंटर की जो सीमा है उसको हटाई जाए और जो इनकम टैक्स पेई है उसकी सीमा को हटाकर सामान्य व्यक्ति की गवाही है उसके आधार पर हमको ऋण दिया जाए, इस प्रकार के सुझाव प्राप्त हुए हैं। और ऋण की जो यूनिट कॉस्ट है उस यूनिट कॉस्ट को भी बढ़ाया जाए, क्योंकि इतनी यूनिट कॉस्ट से उन्होंने बताया सुझावों में कि हम जो व्यवसाय करने जा रहे हैं वो इतनी यूनिट कॉस्ट में हमारा व्यवसाय है वो हम अच्छी तरह से प्रारंभ नहीं कर पाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण सुझाव उनके प्राप्त हुए और विशेष करके उन्होंने सुझाव ये दिए कि हमारा जो माइनॉरिटी पॉकेट्स हैं उन पॉकेट्स में आज भी आंगनवाड़ी केंद्रों का और छोटी मोटी सुविधाओं का अभाव है, तो आंगनवाड़ी केंद्रों का और मेडिकल सुविधाएं और दूसरी सुविधाएं हमको उपलब्ध होनी चाहिए। तो उन सुझावों को भी हमने हमारे सुझाव पंजिका है उसमें हमने दर्ज करवाए हैं। और भी हमने हमारे इस उपस्थित समुदाय को हमने निवेदन किया है कि इन 2 दिनों में आपके जो भी सुझाव ध्यान में आए वो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपने सुझाव निर्भीक होकर स्वतंत्र रूप से वो सुझाव हमें आप भेजें और उन सुझावों को हम आगे सरकार तक पहुंचाकर हम आपके सुझावों को वहां पर प्रस्तुत करेंगे। हमें जानकारी मिली है कि डूंगरपुर जिला कल्याण अधिकारी किराए पे चलता है, तो इसके लिए कोई प्रस्ताव भेजा? हाँ, हमने हमारा श्रीमान जिला कलेक्टर से मिल के मैंने स्वयं ने यहाँ पर एक भूमि अलॉट करवाई है, लगभग 26,000 स्क्वायर फीट भूमि है, उसको हमने अलॉट करवाई है और उसके लिए मैंने निवेदन किया है हमारे निदेशक महोदय से कि इस के लिए हमें राशि उपलब्ध करवाई जाए ताकि वहाँ हमारा एक अच्छा कार्यालय बने और यह कार्यालय अपने निजी भवन में काम करेगा तो और अधिक अच्छी तरीके से काम कर पाएगा। छात्रावास की भूमि यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए छात्रावास की भूमि पूर्व से आवंटित है, या मेरे यहाँ पर पद स्थापित होने से पहले वो भूमि आवंटित है, उसके लिए प्रस्ताव भी भेजे गए हैं। यदि यहाँ पर छात्रावास बनकर तैयार होते हैं तो निश्चित रूप से जो बाहर पढ़ने वाले छात्र छात्राएं बाहर से जो शहर में आते हैं उनके लिए ये सुविधा हो सकती है। और मदरसों में पैरा टीचर्स की काफ़ी कमी है, तो उस कमी को दूर करने के लिए भी सुझाव बहुत हर एक ध्वनि मत से वो सुझाव आया है कि पैरा टीचरों की नियुक्ति जल्द से जल्द करवाई जाए। सबसे पहले तो मैं अल्पसंख्यक विभाग के यहाँ के चीफ जोशी जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और सभी लोगों को बुलाकर जो भी सुझाव अपने दिए जाने हैं उसके बारे में इन्होंने अपने स्वयं के भी सजेशन रखे और जो यहाँ वार्ताएं की गई और जो स्कीमों के बारे में श्रीमान जोशी जी ने जो बताया है उसके बारे में मेरी राय और मेरे सुझाव ये रहे हैं कि प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक और मैट्रिक मीन्स कि जो भी स्कॉलरशिप आ रही है वो गत कुछ सालों से बंद थी बच्चों की, उनसे जल्दी से जल्दी चालू कराया जाए। दूसरा हमने ये सुझाव भी दिया है कि इसकी राशि को बढ़ाया जाए। एक मुस्लिम माइनॉरिटी के गर्ल्स और बॉयज़ हॉस्टल का जहाँ मसला है उसके बारे में हमने अपने सुझाव रखे हैं कि श्रीमान यहाँ से राज्य सरकार को अपना प्रस्ताव बनाकर भेजें
और उसके निर्माण की कार्रवाई और उसकी स्वीकृति लें। उसके अलावा छोटे मोटे जो मसले थे जो मदरसों से संबंधित थे और पैरा टीचर्स के बारे में थे, उनके बारे में विचार विमर्श किया गया। कई मदरसे ऐसे हैं जो बहुत लंबे टाइम से बंद पड़े हैं, उनको यथाशीघ्र चालू कराया जाए। उनके हम तो ये भी निवेदन करेंगे जोशी जी से कि उनके रिकॉर्ड्स को मंगाया जाए, देखा जाए और रिकॉर्ड्स के आधार पर उनमें पुनः पैरा टीचर की नियुक्ति करके उन मदरसों को सुरक्षित किया जाए और चालू किया जाए। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं सागवाड़ा सुन्नी जमात मुस्लिम समाज सेक्रेटरी के होने के नाते एकता समाचार को धन्यवाद अर्पित करता हूं और श्रीमान रमेश जी जोशी साहब का भी धन्यवाद जो उन्होंने पूरे डूंगरपुर ज़िले से आमंत्रित किया मेहमानों को। सभी मदरसा एवं अल्पसंख्यक समुदाय के, जैन समुदाय, मुस्लिम समुदाय, सभी वर्ग के जो व्यक्ति थे उनको बुलाया गया और उनके द्वारा पूछा गया कि क्या क्या आपके सुझाव हैं और सुझाव उन्होंने सुने। और मेरा सुझाव यह था कि जैसे सागवाड़ा में 2 अभी मदरसे संचालित हैं रजिस्टर्ड, उसमें एक मदरसे में सिर्फ एक पैरा टीचर्स हैं। तो मेरी राज्य सरकार से यही दरख्वास्त है श्रीमान जोशी साहब द्वारा के आगे पहुंचाएं बात को कि कम से कम 5 से 6 विद्यालय के, दोनों विद्यालयों के अनुपात के हिसाब से 5 से 6 पैरा टीचर्स को वहाँ पर लगवाया जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और उनके हम शुक्रगुजार रहेंगे। अभी आपका वहाँ मदरसा जो चल रहा है उसका वेतन प्राइवेट में जैसे दे रहे हो तो क्या आपकी उस अभी वर्तमान में जो एक ही पैरा टीचर्स हैं, बाकी दोनों विद्यालयों में जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं मुख्यतः बाजार वाले जो जामा मस्जिद के सामने जो स्कूल है उस विद्यालय में पैरा टीचर्स नहीं होने के बावजूद भी हम उस विद्यालय को संचालित कर रहे हैं और चल रहा है, जिसमें सारा खर्चा मुस्लिम समाज द्वारा 4 लाख रुपया वार्षिक लगभग उसमें खर्च हो रहा है। तो कम से कम अगर पैरा टीचर्स की नियुक्ति हो तो कम से कम समाज द्वारा इतना खर्च कम होगा हमारे द्वारा। तो मैं आभारी रहूँगा राज्य सरकार का, श्रीमान मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत का, कि वो जल्द से जल्द इन पैरा टीचरों की नियुक्ति करवाएं उस विद्यालयों में और आसानी और शिक्षा को बढ़ावा में सहयोग करें। धन्यवाद। मैं गालिब के शेर से इसका आगाज़ करना चाहता हूँ कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले मेरे अरमान लेकिन बहुत कम निकले। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमारी तो सिर्फ ख्वाहिशें हैं, हमारे कोई अरमान अभी तक नहीं निकले। जहाँ तक मदरसा और मदरसा पैरा टीचर्स की बात है तो रोल के हिसाब से, छात्र अनुपात के हिसाब से हर मदरसे के अंदर बड़ी स्थिति ख़राब है। डूंगरपुर के 3 या 4 मदरसे या सागवाड़ा, साबला वगैरह जितने भी मदरसे हैं उनके अंदर जो अनुपात के हिसाब से पैरा टीचरों की ज़रूरत है वो सरकार से हमारी दरख्वास्त है कि वो उसको पूरा करें। दूसरी बात कि डूंगरपुर के अंदर गुज़िश्ता सालों के अंदर छात्रावास का एक प्रस्ताव भेजा था जो स्वीकृत हुआ था, लेकिन क्या पता किन कारणों की वजह से न तो महिला छात्रावास खुला है और न ही बॉयज़ छात्रावास खुला है। इसको जितना भी जल्दी हो सके अगर खुल सकता है तो खुलवाया जाए। तीसरी बात यह है कि कई स्थानों के ऊपर, कई ऑफिसेस के अंदर माइनॉरिटीज़ के बच्चे जो कंप्यूटर के रूप में, कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में काम कर रहे हैं, उनको परमानेंट किया जाए। उनकी भी एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि वो 10 साल 15 साल से इसी कार्य के अंदर लगे हुए हैं। तो सरकार से दरख्वास्त है कि इनकी इस मांग को भी पूरी करें। तीसरी बात यह है कि माइनॉरिटी के पास किसी प्रकार का कोई जरिया नहीं होता है। मैं जिला वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष की हैसियत से भी बता रहा हूँ कि हमारे पास ज़मीनें, मदरसे, बिल्डिंगें तो बहुत सारी हैं, लेकिन उनके अलावा
हमारी कोई आमदनी का कोई जरिया नहीं है, मुस्तकिल जरिया और स्थायी आय का कोई स्रोत नहीं है। तो इस हिसाब से बच्चों की जो छात्रवृत्ति जो दी जा रही है स्कॉलरशिप, उसको आप बढ़ाई जाए। जो 1000 रुपये है वो 1000 रुपये पुराने ज़माने से चलते चले आ रहे हैं, अब इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। और साथ ही गुज़िश्ता 2 सालों से शायद छात्रवृत्ति बच्चों को नहीं मिल पा रही है। पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति तो गए साल से बंद भी कर दी गई है, जिसमें मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद छात्रवृत्ति का भी जिक्र करूंगा मैं साथ में, कि केंद्र सरकार से ये बंद कर दी गई है या राज्य सरकार से, जैसा भी हो, लेकिन ये सुविधा वापस प्रारंभ करनी चाहिए। इसके अलावा छात्रवृत्ति के लिए जो फॉर्म वगैरह जो भरे जाते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं, उसकी वजह से बच्चों को दर दर भटकना पड़ता है। वो उनका एक ऐसा समय निकलता है कि सिवाय छात्रवृत्ति के फॉर्म भरने के अलावा कोई दूसरा नहीं है। उसको जितना ज़रूरत से ज़्यादा सहूलियत हो सके सरल किया जाए, ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ मिल सके। शुक्रिया सर। अभी राजस्थान सरकार कहो या केंद्र सरकार कहो, इन्होंने एक मॉडल मदरसों में विकसित करने का प्रस्ताव लिया गया था, क्या आपके डूंगरपुर में लिया गया? अभी ऐसा कोई प्रस्ताव मदरसों में पोर्टल तैयार नहीं हुआ है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है। इसको हम स्वागत करेंगे कि मदरसों की जो समस्या है उस पोर्टल के जरिए हम आगे बढ़ा सकेंगे। और मदरसा आधुनिकीकरण के अंदर अगर जितनी भी राशि बढ़ाई जाए और उन बच्चों को अगर उपलब्ध करवाई जाती है तो एक बहुत शानदार कदम होगा, चाहे वो राज्य सरकार का हो चाहे केंद्र सरकार का हो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जावेद आसिफ है और मैं एक मदरसा पैरा टीचर हूँ। मैं डूंगरपुर यहाँ कार्यालय में अधिकारी जी रमेश जी के सामने में एक बैठक का आयोजन हुआ, बताइए। आज की बैठक में बहुत सारी बातें हुई साहब। समाज की या सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। लोगों ने, जितने हम यहाँ उपस्थित लोग हैं, इन सभी लोगों ने अपनी तरफ से काफ़ी सजेशंस भी दिए। मैं पैरा टीचर हूँ, इसलिए मैं मदरसे के बारे में या पैरा टीचर्स के बारे में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ समस्याएं हैं, उनके बारे में मैंने अपनी तरफ से कहना चाहूँगा। पहली समस्या तो ये है कि मदरसों में नामांकन के हिसाब से टीचर्स लगे हुए नहीं हैं। कुछ मदरसों में नामांकन कम है और टीचर्स कुछ ज़्यादा लगे हुए हैं, और कुछ में बहुत ज़्यादा नामांकन है लेकिन उसके अनुपात में जितना होना चाहिए टीचर्स लगे हुए नहीं हैं। दूसरी बात, कुछ सालों से देखने में आ रहा है कि एसएफजी का पैसा मदरसों में ट्रांसफ़र किया जाता है। प्राइमरी विद्यालयों को 5000 रुपये और यूपीएस को 12000 रुपये ट्रांसफ़र किए जाते हैं, जो सरकारी स्कूलों में भी इसी तरह से किया जाता है। लेकिन मेरे कुछ मदरसे ध्यान में हैं जहाँ पर पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है, लिस्ट में नाम आता है, लेकिन चेक करने पर, जांच करने पर उनके खाते में ट्रांसफ़र नहीं हो पाया। इस बारे में भी सर की तरफ का ध्यान आकर्षित किया गया। फिर पिछले सत्र में सरकार के द्वारा घोषणा की गई थी कि मदरसा के बच्चों को भी 2-2 यूनिफॉर्म मई सिराई के मिलेंगी। इस बात को करीब 8 महीने होने आए, अभी तक किसी भी बच्चे को यूनिफॉर्म नहीं मिल पाई है। लोग आते हैं हमारे पास, बात करते हैं कि क्या वो आप यूनिफॉर्म देने वाले थे। हमने सरकार की घोषणा के हिसाब से बच्चों को कह दिया था कि अब आपको अगले सत्र में मिलेगी, लेकिन वो सत्र भी खत्म हुए 2 महीने हो गए, वो सत्र भी चले हुए 2 महीने हो गए, अभी तक कोई एक भी ड्रेस नहीं आई, ना कोई कार्रवाई नज़र आ रही है। इसकी तरफ भी ध्यान आकर्षित किया गया। साथ ही एक योजना है, राष्ट्रीय योजना, जो सरकारी विद्यालयों में बच्चे पढ़ते हैं जो 5 साल से अधिक उम्र के हो जाते हैं। 1 जून 2016 से जो के बाद जिन बच्चों का जन्म हुआ, उन खास तौर से बच्चियों को अगर कुछ राशि दी जाती है, लेकिन वो राशि तब दी जाती है जब सरकारी विद्यालय के में अध्ययनरत हो। अब जब सरकार कहती है कि अब मदरसा सरकारी स्तर पर है, पैरा टीचर को सरकार के द्वारा मानदेय दिया जा रहा है, पैरा टीचर सब जिम्मेदार हैं, तो फिर पैरा टीचर को और मदरसा को ये तो पावर क्यों नहीं है, अधिकार क्यों नहीं है कि वो उस बच्चे को अधिकार दे सके कि हाँ यहाँ पर अध्ययनरत है, ताकि वो गरीब माता पिता जो अपने बच्चों को कहीं प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहे हैं, लेकिन अच्छी शिक्षा देने की खातिर वो अपने बच्चों को मदरसों में डाल रहे हैं, उनको कुछ राशि मिल सके और उनका भला हो सके। मैडम बताइए, आपके डूंगरपुर जिले में अल्पसंख्यक कार्यालय में एक बैठक चल रही है, उस बैठक में आपने सुझाव मांगे हैं, बताइए आप महिलाओं के लिए क्या करोगे और क्या सुझाव आपके पास? हाँ, घर बैठी महिला जो काम नहीं कर सकती हैं, जिनके हस्बैंड अलाउड नहीं करते हैं बाहर निकलना, तो उनके लिए मैं काम करना चाहती हूँ। घर बैठे उनको काम देना चाहती हूँ, सिलाई का सिखाना चाहती हूँ उनको,
और मतलब कुछ महिला ऐसी हैं जिनके हस्बैंड दुकान तक पे अलाउड नहीं करते हैं आना, तो उनको घर बैठे थैलियों का काम है। अभी अपने यहाँ प्लास्टिक बंद हो गया है, तो प्लास्टिक का बंद होने के बाद मैंने थैलियों का काम चालू किया है उनके लिए। तो काफ़ी महिला मेरा काम कर रही है और इस काम को मैं और आगे बढ़ाना चाहती हूँ। दूसरा एनजीओ कर रहा है तो वो एनजीओ एक नारी शक्ति एनजीओ में चलाती हूँ, उसमें सेंटर भी चलाती हूँ। उसमें लड़कियाँ मेरे पास सीखने आती हैं, उनको गवर्नमेंट सर्टिफिकेट भी देती है। वो बिल्कुल कम बजट में उनको सिलाई सीखने का मौका मिलता है। मेरा सुझाव तो ये है कि अल्पसंख्यक जो भी डूंगरपुर के हैं, डूंगरपुर ज़िले के, उन लोगों को मतलब ज़्यादातर तो मतलब जो अल्पसंख्यक मामला से जो भी योजनाएं आती हैं, योजनाओं के बारे में ज़्यादा अधिक जानकारी नहीं है। तो अधिकारी महोदय से मेरा यही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इस योजनाओं को मतलब सारे मतलब अल्पसंख्यकों को तक पहुँचाएँ, ताकि हर मतलब लोगों को मालूम पड़े और सबको ये पता लगे कि क्या क्या योजना है, इसका फ़ायदा उठा सके। ठीक है। और अगर जैसे बहुत से ऐसे हैं कि वो 8वीं वाले 8वीं पहली से 8वीं तक के बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, अल्पसंख्यकों को वो छात्रवृत्ति चालू करवा के ये वो इसका सुझाव सरकार को आगे भेजें। यही मेरा है। सालों से छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। ये पिछले साल से बंद हो गई है छात्रवृत्ति। और एक हमारा यह है कि जैसे कि एसटी वर्ग के लोगों का तो मतलब वो देखते हैं छात्रवृत्ति में परसेंटेज देखते हैं, लेकिन अल्पसंख्यक एसटी का तो कोई छात्रवृत्ति में परसेंटेज की ज़रूरत नहीं है, अल्पसंख्यकों में परसेंटेज रख रखा है। तो इससे मतलब बहुत से अल्पसंख्यकों को ज़्यादा नुकसान हो रहा है। मेरा नाम अब्दुल रहमान है, सामाजिक कार्यकर्ता डूंगरपुर से हूँ।